ये बताइए एफआईआर को लेके जो हम लोगों ने टास्क दिया था वो कितने लोगों ने सबमिट कर दिया है? हम बिल दे दीजिएगा। ये कितने लोगों ने इस पे काम किया है? ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। क्लाइंट को लेके था, ठीक है, कि क्लाइंट को लेके किस तरीके से क्या होता है। तो मैं आज अभी आप लोगों से ही बात करूंगा आज, इस पे बहुत ज्यादा नया नहीं, बस हम प्रैक्टिकल इस पे आज बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई प्रॉब्लम लेके आता है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं एज एन एडवोकेट। एज एन मतलब आप तो एडवोकेट के रूप में आप लोग हो ही जाएंगे, पब्लिक के लिए तो एडवोकेट के रूप में है ही है। तो आप उसको सबसे पहले क्या करेंगे उसके, अगर आपके पास कोई आता है या आपके आसपास में किसी तरीके से इस तरह से घटना घटित होती है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं एक प्रॉब्लम दूं, सभी लोग रेडी हैं? फिर अपने अपने चीजें बताइएगा कि हाँ सर ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं चीजें, ठीक है। मान लो हम हैं और हम जा रहे हैं इंजीनियरिंग चौराहा, लखनऊ पे खड़े हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग चौराहा बहुत फेमस चौराहा है, वहां पे हम खड़े हैं और अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। एक दो दोस्त हमारे और हैं, दो दोस्त हैं, आर्यन है और क्या कहते हैं फाइल है, ये हमारे दोस्त हैं। इन दोनों लोगों के साथ हम खड़े हैं, बातचीत कर रहे हैं। तब तक पांच छह लड़के ऐसे आते हैं जिनसे हमारा डिस्प्यूट पहले में हुआ रहता है, लड़ाई झगड़ा हुआ रहता है, और वो लोग आते हैं और हमसे जो है लड़ाई करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, और उसके बाद वो मुझे भी मारते हैं और मेरे साथ जो दो बंदे थे, मतलब आर्यन और फहील, उनको भी उनसे भी मारपीट करते हैं, ठीक। मुझे मारते हैं, मुझे चोट ज्यादा लग जाता है। मेरा जो है मतलब हाथ में चोट, हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। सिर पे चोट, मतलब लोहे की राड से वो लोग मारते हैं, लोहे की राड लेके आए थे वो, ठीक है, तो लोहे की राड से वो लोग मारते हैं, तो सिर भी फटता है। और मारने के बाद जो है वो वहीं छोड़ के चले जाते हैं। भीड़ इकट्ठा होती है, लोगों ने कुछ बाल बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं, ठीक, और उसके बाद चले जाते हैं। उस भीड़ का हिस्सा आप हैं, ठीक है, उस भीड़ का हिस्सा उनमें से आप हैं। और एज एन एडवोकेट या एज मतलब एक सोसाइटी के जो है एक तरीके से कह लीजिए एक्टिव पर्सन के रूप में, मतलब आप हैं, और आपको वहां पे क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमारा साथ देना चाहिए, या किस तरीके से एडवोकेट के रूप में आपको किस तरीके से हमें बचाना है या क्या करना है, आपको बेसिक क्या चीज करना है, इसके बारे में कोई बताए, एक एक करके बताओ, ठीक है चीजें, मैं सबको सुनना चाहता हूँ। और जो भी बताएगा कैमरा ऑन करेगा, और कैमरा ऑन करने के बाद ही बताएगा, मतलब कैमरा ऑन करिए, ठीक है, जिससे कि चेहरे मतलब क्लियर। हाँ हाँ साहब बताइए। सर सबसे पहले तो मैं आपको किसी प्राइवेट क्लिनिक लेके जाऊंगा, आपके मतलब आपकी इंजरी को बहुत चोट पे पट्टी बांधवाने के लिए। उसके बाद मैं आपके पेरेंट्स को कॉल करूंगा कौन से कि आप क्लिनिक पे ले माइनर। जाएंगे, कौन से सर क्लिनिक पे? सर जो जो सबसे नियरेस्ट में जो क्लिनिक डॉक्टर का होगा प्राइवेट वाला, खाली आपके इंजरी में पट्टी बनवाने के लिए। प्राइवेट आप क्लिनिक इंजर्ड पे होंगे ना इसलिए, सबसे? या सर हाँ कि आप प्राइवेट इंजर्ड क्लिनिक होंगे पे। इसीलिए। उसके अच्छा बाद अच्छा, आपके ठीक है, पेरेंट्स को कॉल प्राइवेट क्लिनिक करूंगा। पे। गवर्नमेंट हाँ क्लिनिक पे। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ बोलिए फिर फिर आगे नेक्स्ट बोलते रहिएगा, हाँ बोलिए। मतलब सर आप उसके बाद प्राइवेट हम, क्लिनिक ले जाएंगे और यस हाँ सर, फैमिली को कॉल करेंगे, सर ठीक, हाँ। उसके बाद आपके साथ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और एज अ एडवोकेट मैं आपके साथ वो एफआईआर करने के लिए पुलिस स्टेशन चलूंगा। देन पुलिस वालों के साथ ही मेडिकल कराने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाऊंगा। उसके बाद जब मेडिकल हम्म। वहां से बन जाएगा, देन सर 24 आवर्स के अंदर तो उनको वो कोर्ट जाना ही पड़ेगा लेके पुलिस वालों को। देन आगे प्रोसीजर चलता रहेगा, मेडिकल वाला लीगल प्रोसीजर अपना। 24 आवर्स के अंदर पुलिस वालों को कोर्ट लेके जाना पड़ेगा, किसे, मुझे? नहीं सर, जो सामने वाले हैं उनको भी, आपको भी, लेकिन हाँ केस अगर तो मान आप ही लीजिए वो करेंगे। नहीं पकड़े गए, वो नहीं पकड़े गए हैं, वो भाग गए हैं, देन मतलब मैं इससे बात कर रहा हूँ कि वो नहीं पकड़े गए हैं, वो भागे, मार के वो लोग भाग गए हैं, ठीक है। तो आपने बताया कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे और उसके बाद फैमिली को कॉल करेंगे और पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश करेंगे, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट कोई? हाँ आर्यन, हाँ बोलिए। सर थोड़ा कैमरा में इशू है तो कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कैमरा वर्क कोई नहीं कोई कर रहा है। दिक्कत नहीं, ठीक ठीक, हाँ। सर तो पहले तो हम लोग ये करेंगे कि पहले आपको पहले जो नियरेस्ट होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको लेके जाएंगे। एंड फिर उसके बाद जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे आपकी एफआईआर दर्ज करवाएंगे कि आप सर ऐसा मारा पीटी हुआ है, कुछ लोग आपको मार के सब भाग गए हैं। सर हम्म। देन हम लोग पुलिस को ऐसा रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो मामला है उसमें मतलब मार पीटी के और मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के शायद सेक्शंस लगा सकते हैं इसमें, तो आप उस करके आप पे उनकी कार्रवाई करी जाए और आपका केस आगे बढ़ाया जाए। और एज अ एडवोकेट हम लोग फिर वही चीज़ हम लोग कोर्ट में भी प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, तो पूरा ठीक, नेक्स्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट। हाँ तो तेज, सबसे हाँ पहले हम बताओ। अगर समय संभव संभव है तो हम्म, अगर संभव है तो सबसे पहले 112 पे फोन करेंगे सर। एक कंप्लेन रजिस्टर करवाएंगे सबसे पहले, हम्म, ताकि हम ये सूचित कर सकें कि इस स्थान पे ये घटना हो सके या हुई है। बिल्कुल, बहुत सही। उसके बाद अगर व्यक्ति को इंजरी ज्यादा आई है तो हॉस्पिटल रिफर करेंगे, साथ ही एक एप्लीकेशन थाने में देंगे कि ये मामला हुआ है। पुलिस आके मामले की जांच करेगी। उसके बाद अगर मामला सही होगा तो फिर सर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, फिर आगे देखा जाएगा, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा
फिर मेडिकल रिपोर्ट पेश होगी सर। वेरी गुड। नेक्स्ट आंचल का हैंड रेज हुआ। हाँ बोलिए आंचल, आपके इस पर आप बोले। सर अगर घटना स्थल पर अगर कुछ होता है तो उसके पहले हम 112 कॉल कर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, और कोई यहाँ पर अनिवार्य नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर जो वहाँ पर सरकारी अस्पताल हो वहाँ वहीं लेकर जाया जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल जो वहाँ पर कंफर्टेबल पड़े वहाँ पे लेकर जाया जा सकता है। बाकी उसके जस्ट बाद में वहाँ पर भी रिपोर्ट मेडिकल बन जाएगी, जिससे हम लोग FIR करा देंगे। FIR कराने के बाद में आगे का जो होगा प्रोसीजर उसको पुलिस को देखना पड़ेगा। ठीक है आंचल, हाँ बोलिए। सबसे पहले तो जिनको इंजरी हुई है उनको जो नज़दीक हॉस्पिटल रहेगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ ले जाएंगे, नहीं तो फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ ले जाएंगे, उनका मेडिकल बनवाएंगे, और फिर वहाँ पे हम जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे FIR कराएंगे, और एज एन एडवोकेट हम FIR स्टेशन से भी कराएंगे, और हम वो जो आपने सर एक पोस्ट ऑफिस का बताया था पोस्ट के जरिए भी कराएंगे, और उसके बाद फिर वो कोर्ट में जाएगा तो जो जजमेंट आएगा। वेरी गुड। हाँ प्रज्ञा। सर एज अ नॉर्मल पीपल फर्स्टली पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद एज अ सिचुएशन जो भी मेडिकल प्रोवाइड किया जा सकता है गवर्नमेंट और प्राइवेट, और इसके बाद का जो आगे का प्रोसीजर रहेगा वो पुलिस अपना देखेगी। वेरी गुड। हाँ विनय सिंह। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर जैसे आपको इंजरी हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर एज एन एडवोकेट FIR रजिस्टर करवाएंगे थाने में, और सेक्शंस मेंशन करेंगे कि किस किस सेक्शंस के अटेम्प्ट टू मर्डर फॉर्जरी के चार्जेस भी लगवाएंगे, और फिर साथ में नियर बाय CCTV फुटेज की कॉपी भी सबमिट करेंगे कि ये पीपल थे जिन्होंने आपको इंजर किया और आपको हार्म करने की कोशिश की है। वेरी गुड। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक। अब मुझे लग रहा है सभी को समझ में आ गया है चीजें, बेसिकली सभी को समझ में आ गया। अब इसमें अगर किसी का डाउट है तो मैं डाउट है बताऊं। जैसे अभी अमित ने बताया कि एज सुन पॉसिबल अगर 112 पे हम कॉल करें, ठीक है, तो इंसिडेंट की तुरंत सूचना इन्फॉर्मेशन हम 112 पे देंगे। अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी बनता है, अगर सिचुएशन बनता है तो तुरंत 112 पे हम पहले कॉल करके बताएं, पुलिस को बुलाएं कि हाँ यहाँ पर ये घटना हुआ है। अगर हम नहीं बुला पाते हैं, ठीक है, या हम नहीं उस चीज में नहीं होता है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल गए, ठीक है, उसके बाद हम लोकल थाना को तुरंत इंटीमेट करेंगे। प्राइवेट थाने पे गए, ठीक है, लोकल थाने को तुरंत बुलाएंगे, वहाँ पर एप्लीकेशन देने की कोशिश करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। आप एप्लीकेशन मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ उनके पेरेंट्स, मतलब मैं माइनर हूँ तो पेरेंट्स के बिहाफ पे जाएगा, पेरेंट्स जो है एप्लीकेशन देंगे। ठीक, एप्लीकेशन देने के बाद जो मेडिकल जो होता है वो मेडिकल हमारा कराने का, रिपोर्ट मेडिकल तैयार करने का हमारा नहीं होता है, ठीक है, वो मेडिकल बनवाने का जो वो होता है वो पुलिस के द्वारा होता है। तो पुलिस जैसा भी कंफर्टेबल समझेगी, अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अच्छा हॉस्पिटल है, या प्राइवेट के अच्छे डेजिग्नेटेड पोस्ट के हॉस्पिटल है, या बड़े मामला है, तो वहाँ पे वो डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट मांगेगी। वरना वो मोस्टली कोशिश ये होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप जो है एक मेडिकल बना लें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल मोस्टली छोटे मामलों में वो मेडिकल जल्दी क्रिएट नहीं करती है। तो ये होता है कि कई बार हॉस्पिटल भी अपने आप को पीछे कर लेते हैं जहाँ पुलिस का मामला होता है, तो वो कहता है कि ठीक है मैं बेसिक जो है आपको एड दे रहा हूँ, बेसिक दवाइयाँ और मेडिसिन की ओर दे रहा हूँ, उसके बाद आप मेडिकल के लिए वहाँ पे आप कर सकते हैं, मूव करके वहाँ मेडिकल करा के फिर दिन आप आ सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल को लेके जो ये है कि मेडिकल कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी ये है कि हम जब एप्लीकेशन दें तो उसके साथ साथ पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें कि हाँ आप जो है मेडिकल तुरंत कराएं। और मेडिकल कराने के लिए वो पुलिस खुद जाती है, उनके थाने से 2 सिपाही जाते हैं और वो मेडिकल कराते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई। और उसके बाद CCTV कैमरा को लेके किसी ने बोला, हाँ CCTV कैमरा को लेके किसी ने बताया कि CCTV कैमरा, तो देखिए जब वहाँ पे आसपास में CCTV कैमरा लगा है तो आप एज एन FIR में आप मेंशन कर सकते हैं कि हाँ CCTV कैमरा लगा हुआ था, आप CCTV कैमरा को भी देखें वहाँ पास में, या फिर आप पुलिस से कह सकते हैं। ठीक, अच्छा इन केस मैं इसके आगे अगर बढ़ता हूँ, ठीक है, इन केस इसमें अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, हमको लगता है इतना बेसिक सभी को पता था पहले से और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बस मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करके सुनना चाह रहा था कि आप लोग इस चीज पे कितना चीजें बता रहे हैं। ठीक है, हाँ एविडेंस पे भी अभी, हाँ बिल्कुल विकास, हाँ अभी मैं एविडेंस पे भी बात करने वाला हूँ कि आपने कहा कि CCTV कैमरा है, आपने कहा कि वहां पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, CCTV कैमरा की फोटोज पुलिस से आपने बोला लेने के लिए। मान लीजिए FIR हो गया, अब FIR के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम करेगी, ठीक है, चार्जशीट बनाने का काम करेगी, और आप उस दौरान एज एडवोकेट हैं, ठीक है, आपने कहा या आपके किसी जानने वाले के साथ इंसिडेंट हुआ है और आपने कहा CCTV कैमरा जो है वहाँ पे है सर, और मेरे पास पेन ड्राइव है, या आप वहाँ से ले लीजिए, या पेन ड्राइव में मैंने ले रखा है और मैं आपको सौंप रहा हूँ CCTV कैमरा। ठीक, पहला CCTV कैमरा हो गया। मान लीजिए आई विटनेस में आप खुद हैं या आपके करीबी कोई है, तो आप ये बोले कि हमारे साथ आई विटनेस ले लो, ठीक, और आपने उस चीज को पुलिस को बताया, बट अपार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है उस चीज को नहीं मेंशन कर रही है। आपने FIR की कॉपी दी, आपने CCTV कैमरा दिया,
फोटोज दिया और बोला कि विटनेस भी हमारे साथ हैं, ये 2-3 विटनेस हैं, और बट पुलिस जो है उस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं बना रही है। देन आप क्या करेंगे? ये आजकल बहुत मतलब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई बार आप लोगों के अगर मतलब जानने में या चीज़ों में होगा, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, या कोई प्रॉब्लम कोई क्लाइंट आपको बताएगा तो कहेगा सर हमारे पास ये एविडेंस था, हमारे पास ये चीज़ें थी और पुलिस अथॉरिटी को हम दिए, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट में नहीं लगाया। नेक्स्ट कोई बताएगा? सर बोला हम लोग मजिस्ट्रेट बताइए। उसके जो सर ऑफिसर होते हैं, मैजिस्ट्रेट से पहले हम लोग डीएम एसपी या डीएसपी के पास जा सकते हैं। हाँ, एसपी और डीएसपी के पास जा सकते हैं, मतलब सीईओ के पास। ठीक है, ऋषभ ने सर बताया। हाँ, जो नेक्स्ट और कौन? सर मैं ये बोल रहा हूँ कि हम लोग कोर्ट में हाँ, री इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं, मतलब ये है आपका। ठीक है, किससे बोल सकते हैं? कोर्ट पे री इन्वेस्टिगेशन बोलना है? सर कोर्ट एंड उसके जो सीनियर ऑफिसर होंगे जो उनके ऊपर थोड़े होंगे उनसे भी बोल सकते हैं। कोर्ट एंड उसके सीनियर ऑफिसर, मतलब आईओ के कोर्ट या सीनियर ऑफिसर ही? आईओ के ऊपर जो ऑफिसर होंगे उनसे हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड, ठीक। हाँ, नेक्स्ट कोई और बताएगा कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने को? सर सर इसमें आरटीआई भी फाइल कर सकते हैं। सर आरटीआई। हाँ, आरटीआई इज अ गुड। आरटीआई में आप डिमांड क्या करेंगे? बट चार्जशीट तो फाइल हुई नहीं है, तो आरटीआई में तो आपको चार्जशीट के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक फाइल नहीं हुआ है। ठीक है, आरटीआई पे भी मैं बात कर लूंगा। ये आपने अच्छा याद दिला दिया ये पॉइंट। ठीक। हाँ, शाश्वत, आपने कैमरा ऑन किया था, बोलो। यस सर। सर अगर अगर कुछ स्टेशन के सेक्शन वाली बात नहीं सुन रहे हैं, उनको कुछ करेक्शन किया इस केस में अपने, तो उनके सीनियर हमारे एसपी हुए, पहले जाके एसपी ऑफिस जाके पहले एसपी को उनकी एप्लीकेशन देंगे इनकी कंप्लेंट करने के लिए, और उसके बाद एसपी से भी कुछ नहीं हुआ, देन एसपी ऑफिस से पोस्ट कर देंगे, बाय पोस्ट देंगे, क्योंकि पोस्ट से हम लोग को एक रिसीप्ट मिल जाती है सर, एक एज अ प्रूफ हो जाता है हमारे पास कि हमने कंप्लेंट किया है। देन उसके वेरी बाद गुड, वेरी गुड। सर उसके बाद अगर एसपी ऑफिस से भी कुछ नहीं हुआ, देन कोर्ट में हमारे जज साहब में हम लोग उनके सामने एज अ प्रूफ तीनों एप्लीकेशन की फोटोकॉपी एंड वो रिसीप्ट जो हम लोग पोस्ट पे देंगे, वो दिखा के कम से कम अपना जो केस है और मजबूत कर सकते हैं, और वेरी इसके गुड। बेसिस पे हम लोग अपने एसएचओ को सस्पेंड करा सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। शाश्वत ने बहुत अच्छा पूरा कंसाइज फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीडिंग को बताया। ठीक है। हाँ, कोई और ऐड करना चाहेगा कुछ? सर ये मतलब हाँ, कोई ऐड और करना चाहेगा? हाँ, देखिए, अभी शाश्वत जैसा बताया है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही मामला होगा। सबसे पहले आप मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोर्ट में मामला जा चुका है, लेकिन आप उसको लेके मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, कब जाएंगे? उससे पहले का स्टेप क्या होगा? मान लीजिए कि आप जो है कोर्ट में आपने आईओ को दिया, आपने हैंड बाय हैंड दिया आईओ को, आईओ ने लेके रख लिया, लेकिन आपको लग रहा है कि आईओ जो है लगाएगा नहीं। आईओ मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको हो सकता है ना लगाए। ठीक, बट आपको तो लग रहा है कि हमने दे दिया है। अगर और उसके बाद वो नहीं लगाया और आप फिर उसके लिए उस बात को लेके आप कोर्ट में जा रहे हैं, ठीक, तो कोर्ट तो ये एविडेंस के रूप में आपसे मांग करेगा ना कि आपने आईओ को कैसे दिया, किस तरीके से, हाथ में दिया, तो कोई एविडेंस है आपके पास? कोई एविडेंस आपके पास तो है नहीं, तो आपको तो मतलब भेज देने का कोई एविडेंस तो है नहीं, तो आप फोटो चुपके से फोटो तो खींचोगे नहीं, कोर्ट के पास तो सबमिट करना है ना, तो कैसे फिर कैसे होगा? तो इसके लिए बताया जो कि बाई पोस्ट, देखो याद रखना कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके लिए, आपके पेशे में एविडेंस को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, चीजों को दिखाने के लिए बहुत बड़ा रोल है उसका। आप जो भी सीसीटीवी का फोटोज देते हैं आईओ को, आप बाई हैंड दे दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आप दे दीजिए। आपको लगता है लगा देगा, श्योर है, तो ठीक है। अगर नहीं लगाने का केस है या चीजें, तो आप रिस्क मत लीजिए। आप जो है उसको जो जो एविडेंस आपने दिया है, एक पहले एप्लीकेशन लिखिए, एक आईओ के नाम पे एप्लीकेशन लिखिए कि हाँ ये एप्लीकेशन हमने आईओ के नाम पे पूरा आपने लिखा कि उस आईओ की इन्वेस्टिगेशन या उस थानाध्यक्ष के नाम पे कि ये थानाध्यक्ष के नाम पे, और उसके बाद उसमें जो है क्राइम वो लिखें कि क्राइम संख्या क्या है, मतलब एफआईआर में जो एफआईआर नंबर होता है ना, क्राइम संख्या, कि वो क्राइम संख्या इस दिन का ये एफआईआर था, ठीक, उसमें इस दिन का ये घटना का ये सीसीटीवी फुटेज है, तथा उस घटना घटित मतलब इंसिडेंट के टाइम, इंसिडेंट के टाइम जो है ये 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति या 3 व्यक्ति जो है आई विटनेस है, ठीक, वो आई विटनेस है, उनके एड्रेस, नाम एवं एड्रेस ये है, वो एप्लीकेशन पे लिखेंगे, और उसके बाद जो है उसको बाई पोस्ट फोटो को अनेक्स करते हुए उस एप्लीकेशन में आप ये लिखेंगे कि मैं इस फोटो को एनेक्चर नंबर 1, मतलब फोटो कितनी फोटो है, 4 फोटो है, 5 फोटो है, कितने टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पीरियड का, कि मतलब इतने बजे से लेकर इतने बजे की 5 मिनट का मारपीट हुआ है, तो उस 5 मिनट में मान लीजिए 4-5 फोटो है, या फिर वीडियो क्लिप है, तो उस वीडियो क्लिप को मेंशन करेंगे कि इतने बजे से इतने बजे की इस दुकान से हमने, और जिसके दुकान से या जिसके घर से लिया उसके घर का एड्रेस लिख के और मेंशन करके पेन ड्राइव पे लगा के एक कॉपी अपने पास रखेंगे और लगा के, और उसको इन्वेलप में डाल के और कोर्ट को उसको भेज देंगे आईओ को, ठीक।
वो बाउंड तो हो जाएगा, लेकिन वो इतना दूर तक नहीं समझ पाएगा कि ये वकील साहब या ये व्यक्ति बाई डाक क्यों भेजा है हमको। अगर समझने वाला रहेगा तो समझ लेगा, वरना बहुत रेयर ऑफ द रेयर है कि वो समझेगा, मतलब चीजें। तो उस समय फिर क्या करना है कि एक रिमाइंडर एप्लीकेशन फिर देना है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको एक रिमाइंडर एप्लीकेशन देना है, उसी चीज को मेंशन करते हुए। आप उस कंटेंट्स को नहीं भेजना है, जो आपने फोटो भेजा है या सीसीटीवी का पेन ड्राइव जो आपने डाला है, वो पेन ड्राइव को नहीं भेजना है। आप सिर्फ वो जो आपने ट्रैक किया था, जो पोस्ट से भेजा था, तो पोस्ट का जो टिकट था, उस टिकट की फोटो कापी, पहला चीज। फिर उसके साथ साथ उसको 4-5 दिन बाद आप लोग ट्रैक करने को हमने बताया था ना, कि जो भी चीजें भेजी उसको ट्रैक करिए, और ट्रैक करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए, या उसको मतलब गूगल फोन से निकाल लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट की फोटो कापी, मतलब उसका प्रिंट आउट कि वो डिस्पैच हो चुका है, ये डिस्पैच दिखाना चाहिए वो। ठीक, तो डिस्पैच दिखा रहा है वो चीजें। तो अब वो चीजों को एनेक्स करके उस एप्लीकेशन में पीछे लगा के, ठीक, और उस एनेक्जर को नोट करेंगे कि इसके साथ ये एनेक्जर है। ठीक है, उसको जो है फिर से भेज दीजिए। आप एक बार भेज चुके हैं आईओ को, और सीओ या एसपी किसी को भेज चुके हैं, 2 लोगों को भेज चुके हैं मान लीजिए। फिर एक रिमाइंडर में फिर आपने 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपने फिर भेज दिया उस चीज को, और वो चीज जो है लगा के आपने भेज दिया। अब मान लीजिए चार्जशीट में इतने के बाद भी नहीं होता है, वो नहीं सबमिट होता है। देन किसी ने बताया मुझे कि मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा, री इन्वेस्टिगेशन। हमारे आम बोल भाषा में हम लोग री इन्वेस्टिगेशन कहेंगे उसको, लॉ की भाषा में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे। ठीक है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो कोर्ट में बहस करेंगे कि हमने, तब वहां पे हम एविडेंस के रूप में ये चीज दिखाएंगे कि हम लोग मैंने ये चीजें इनको डॉक्यूमेंट पुलिस अथॉरिटी को दिया है, और ये एप्लीकेशन है माय लॉर्ड, ये इसका एनेक्चर है, ये डाक से भेजी हुई ट्रैकिंग रिपोर्ट है, ये डाक का टिकट है, एक छोड़िए 3 बार हमने भेजा है। तो कैसे एविडेंस को आपने पुलिस के अगेंस्ट, मतलब किस तरीके से चीजों को आपने क्रिएट किया। चीजें देखो, बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये चीजें क्लाइंट के फेवर में मतलब ले जाना है हमें ना, हमें क्लाइंट को या चीजों को हमें बताना है ना, तो किस तरीके से उसके फेवर में हम चीजों को करें, बेहतर करें, ये चीजें हमें सीखना है, कि हमारा क्लाइंट का सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके, चीजें सही तरीके से लग सके, हो सके चीजें। ठीक है, तो इसको लेके जो है हम बात करेंगे। ठीक, तो अब उसके बाद आप जब कोर्ट में जो है आप जब जाएंगे, और उसके बाद कोर्ट जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन की बात रखेगी, करेगी। मान लीजिए कि आप गए और उसके बाद जो है सेशन कोर्ट ने, जो है डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने आपका रिजेक्ट कर दिया, कि आप मतलब नहीं सुना, या फिर कई बार ऐसे होते हैं कि उसी मामले पे 6-6 महीना, जैसे मैं बताऊं कॉल डाटा रिकॉर्ड। ठीक, होता क्या है कि कॉल डाटा रिकॉर्ड को CDR बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इससे लोकेशन भी ट्रेस हो जाता है, आपके फोन सिम से लोकेशन भी ट्रेस हो जाता है, कि किसने लेटीट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में आपने किससे किससे बात किया है, ये उसको दिखा देता है कि कहाँ कहाँ पे था, ये पूरा निकल के आ जाता है। आपने कहा है कि ये मोबाइल नंबर भी ट्रेस करना है, और पुलिस नहीं कर रही है, पुलिस जो है उसको नहीं कर रही है, तो उस चीज के लिए डिमांड मतलब नहीं किया है। और उस चीज के लिए तो ये चीज याद रखिएगा कि 2 साल। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एविडेंस को टेम्पर कर दिया, तो एक एविडेंस की कॉपी आपके पास है ना ऑलरेडी, आप पुलिस को भेज रहे हो ना, तो एविडेंस को टेम्पर नहीं करा जा सकता है ना। ठीक है, ठीक है, एविडेंस को टेम्पर नहीं किया जा सकता है। आप रिक्वेस्ट करिए, ठीक है, हो गया। देन आप क्या करेंगे, तो आप हाईकोर्ट मूव करेंगे, और जहां आप हाईकोर्ट मूव किए, जो भी आईओ साहब होंगे वो तुरंत लाइन पे आ जाएंगे, वो चक्कर काटेंगे। पुलिस तुरंत, ऐसे ही मामलों में पुलिस को जो है जज जो है तुरंत लपेट देती है कि आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, और तुरंत सस्पेंड, किसी ने बताया कि सस्पेंड भी करा सकते हैं, तो एग्जैक्टली हाँ, आप सस्पेंड करा सकते हैं। अगर वो ड्यूटी अपनी चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो आप इस चीज़ को लेकर एप्लीकेशन हायर अथॉरिटी को उसके डालिए कि हमने ये चीज़ें भेजा और उसके बाद भी नहीं हुआ, और कोर्ट में जब आप एप्लीकेशन फाइल करिए, तो इसके लिए जो है आप उनको वहाँ पे जज के उस पर रहेगा, जज को अगर लगेगा तो वो तुरंत जो है उनको सस्पेंड कर देगा। एक मामला कोर्ट रूम स्टोरी में मैं मामला बता रहा हूँ, नानपारा पड़ता है, बहराइच जिले में एक नानपारा पड़ता है, वहाँ पे सीओ थे, और एक लड़का था, वो 4-5 लड़के जो है वो खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे। तो पुलिस जो है रेड मारी, वहां पे गए पुलिस रेड मारने के लिए, और लड़का जो है छत भागा और छत पर से कूद गया, मतलब छत पर से कूदा और वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गया, मतलब हॉस्पिटल गया और खत्म हो गया, मर गया। उस मामले में काफी मैटर बड़ा हो गया था। तो फिर हुआ ये कि उसमें इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस ने लीपापोती करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके विभाग के का एक तरीके से नेग्लिजेंस था, चीजें थी। अब वहाँ पे पुलिस जो है मिसलीड करना चीजें शुरू की, कुछ बच्चों को पकड़ा, वहाँ पे मारा पीटा, जो उसमें पकड़े गए उनको काफी मारा पीटा मुंह बंद कराने के लिए, और उसमें जो है मामला हाईकोर्ट में चला गया, कोई रिट में आ गया, क्रिमिनल रिट में आ गया कि इस तरीके से चीजें हुई हैं। वहाँ के बहराइच के एसपी साहब को, अच्छा विशेषरगंज थाना, हाँ तो शायद विशेषरगंज, बहराइच के एसपी को तलब कर लिया गया था हाईकोर्ट में, और पूरी कोर्ट भरी हुई थी। और एसपी साहब मतलब समझ जाइए कि एसपी भाई जिले का कप्तान जो है बहुत बड़ा पावर और अथॉरिटी होता है, लेकिन उस कुर्सी पे बैठा हुआ जज के लिए एसपी कुछ नहीं था।
वो जिस तरीके से एसपी साहब को झाड़ रहे थे, डांट रहे थे, एसपी साहब जो है कुछ बोल नहीं पा रहे थे। पुलिस के पास कोई वो नहीं था कि हम किस तरीके से चीज़ों को बोले और किस तरीके से करें। तो ये चीज़ें होती हैं जब भी आप लोग हाई कोर्ट में जाएँगे या सेशन में भी कई बार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। हाई कोर्ट में ज़्यादा मिलता है कि जहाँ 4 चक्कर लगते हैं पुलिस को हाई कोर्ट में, तो वो तुरंत लाइन पे आ जाते हैं, तुरंत समझ में आ जाता है कि अब ये हाई कोर्ट जा रहे हैं या सेशन जा रहे हैं, ये लपेट सकते हैं हमको, तो फिर जो है वो तुरंत लाइन पे आ जाएँगे आपके। ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसके बारे में ये चीज़ें, इतना बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ चुका? देखिए, मैंने कल भी ये चीज़ बताया था आप लोगों को कि जब जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है, ठीक है? तो इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है, जो चार्जशीट या सीडी जो बन रही है, जब तक कोर्ट में सबमिट नहीं होगा, तब तक आपको पूरी तरीके से चीज़ें ओपन करके नहीं बताई जाएँगी। तो उस समय आप नहीं माँग कर सकते हैं, ठीक है? उस समय नहीं माँग कर सकते हैं। जब आपका कोर्ट में सबमिट हो जा रहा है, तब आप माँग सकते हैं, या फिर आप उसमें ये चीज़ माँग कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है? उपरोक्त मतलब क्या स्टेटस है? तो उसमें ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है कभी भी, इसको लेके स्पेशल बताया जाएगा आपको। आरटीआई का एक स्पेशल 1 दिन का 2 दिन का लेक्चर ही चलेगा, जिसमें पूरा बेसिक आपको आरटीआई एक्ट जो है बताया जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आप वहाँ से माँग कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है? तो आरटीआई बाद में फाइल करेंगे। तो इतने तक की स्टोरी जो भी चीज़ें हम लोगों का था, ये एकदम आप लोगों को क्लियर हो गया? सभी को? इसमें करने के लिए हायर अथॉरिटी पुलिस जो है, आईओ जो है हायर अथॉरिटी को एप्लीकेशन देता है। उसके बाद वो परमिशन ग्रांट करते हैं जिस कंपनी का सिम होता है, ठीक है? तो वो उस कंपनी से सिम के वो सर्विस सेंटर पे जाके, मतलब सर्विस सेंटर क्या, मतलब जिले पे जो एक सेंटर होता है, वहाँ पे उस नंबर को दिया जाता है। वहाँ का जो जोनल मैनेजर होता है, उस मैनेजर के द्वारा वहाँ से पूरा कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला जाता है जितने दिनों का चाहिए, ठीक? हाँ, एक चीज़ ये है कि कॉल डाटा रिकॉर्ड अभी तक 2 साल के लिए, जैसे आज से लेके और 2 साल तक पहले का, मतलब मान लो कि आज घटना घटित हुई है, ठीक है? और हम आज से लेके अगले 2 साल तक, मतलब 2000 कितना, नहीं एडवोकेट भी नहीं निकाल सकते हैं सीडीआर। एडवोकेट के पास भी पावर नहीं है सीडीआर निकालने के लिए, ठीक है? तो 2027 तक आप जो है निकाल सकते हैं, मतलब 2027 तक ही वो शो करेगा सिस्टम में, उसके बाद वो हट जाता है, ठीक है? ये चीज़ होता है। तो उसमें जो है आपको करना क्या है कि उसके लिए मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दिया और पुलिस जो है नहीं निकाल रही है, आपको लग रहा है आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने कोर्ट में डाला और वो जो है नहीं निकल के आ रहा है बार-बार जो है, और उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मतलब सेशन कोर्ट में आपने डाल रखा है, आपने मान लीजिए पुलिस अथॉरिटी को इंटीमेट किया कि हाँ, ये एप्लीकेशन है, इसमें कॉल डाटा रिकॉर्ड मैंडेटरी है, और नहीं आया, कॉल डाटा रिकॉर्ड नहीं आया। फिर आपने जो है सेशन कोर्ट में गए, सेशन कोर्ट में भी नहीं आया। वहाँ पे जो है डेट पे डेट चल रहा है, और आपके पास मान लो कि 4-5 महीने बचे हैं और आपको लग रहा है कि अब तो कोई मतलब नहीं है, खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो जो सेशन कोर्ट में जो भी फाइल पड़ी रहेगी, उसके अगेंस्ट जो है आप हाई कोर्ट चले जाएँगे और वहाँ से एक डायरेक्शन लेके चले आएँगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे कि यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ये रूल है, होना चाहिए और 2 साल के अंदर-अंदर खत्म हो जाएगा माय लॉर्ड। और वो रिक्वेस्ट करके वहाँ से इन्वेस्टिगेशन लेके, मतलब वहाँ से डायरेक्शन ले लेंगे। अपर अथॉरिटी जो है लोअर अथॉरिटी को डायरेक्ट कर देगी, मतलब डीजे कोर्ट को, और वो स्पीडली जो है उसको वो कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, और ऑर्डर होने के बाद जो थाने पे जाएगा और थाने से जल्दी से जल्दी निकल जाएगा, ठीक है? ये चीज़ इतना होगा, ठीक? तो सीडीआर को लेके आप लोग को समझ में आ गया। कॉल डाटा रिकॉर्ड में लोकेशन भी तय हो जाता है, लोकेशन भी दिखा देता है, किस लोकेशन पे आपने कितने सेकंड कहाँ पे बात किया, ये तक शो कर देता है, ठीक है? ये चीज़ है। और कई मामलों में ऐसे ही क्रिमिनल पकड़े भी जाते हैं कॉल डाटा रिकॉर्ड को लेके ही, ठीक है? ये इसमें वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि आप जो है क्रिमिनल उस पे आ जाता है, तो उसके डाटा के लिए निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप किसी और का नहीं निकाल रहे होते हो। वो कॉल डाटा रिकॉर्ड किसका निकलेगा, या तो इन्फॉर्मेंट का निकलेगा या एक्यूज़ का निकलेगा, ठीक है? या तो इन्फॉर्मेंट का निकलेगा, आपने इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है, आप विक्टिम हो, तो आपने बताया कि हमको ये कॉल करके थ्रेट दे रहे हैं, ठीक है? तो ये नंबर से हमको इस पे बार-बार कॉल आता है, ठीक है? नहीं, बिना किसी अथॉरिटी के नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए वो अपर अथॉरिटी को, पुलिस को जो है बताना ही पड़ेगा, और पुलिस ही निकाल सकती है, इसके लिए आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं होता है। आप मतलब हम कोई एडवोकेट नहीं निकाल सकते। हाँ, बाकी अगर आप सिटिंग है तो चेक करा लीजिए, लेकिन वो सबमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसपे साइन होते हैं, फॉरेंसिक का साइन होता है, चीज़ें होती हैं। तो वो साइन होने के बाद ही जो है सबमिट होगा कोर्ट में। तो वो आप ऐसे चेक करा सकते हैं, देख सकते हैं, अगर ऐसा कुछ अगर सिस्टम है, अगर किसी के जानने में परिचय में है कि हाँ, वहाँ तक तो आप बैठे हुए हैं और वो कहें कि हाँ, ठीक है, ये देख सकते हो आप, तो बात अलग की बात होगी, लेकिन कोर्ट में आप सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है? ये चीज़ें समझ में आ गया आप लोगों को आज पूरा इस चीज़ के मामले में? किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? तो फिर अगर हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट कुछ इसी में हम ऐड करने की कोशिश करें। सर सीडीआर जो होता है इसे कितने टाइम तक सेव कर सकते हैं? हाँ, मैंने बताया था 2 साल के 2 अंदर साल। तक आप निकाल सकते हैं, ठीक है? 2 साल के अंदर तक आप निकाल सकते हैं।
टाइम पीरियड 2 साल होता है उसका। मतलब आपको जब से जब चाहिए आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे वो 2 साल पूरा होता जाएगा और वो जो है हटता चला जाता है, पीछे का हटता चला जाएगा ये चीज़। हाँ, मुस्कान का हैंड रेज़ हुआ था। हाँ, बताएँ। और प्रॉब्लम हम आपको दे रहे हैं, ठीक? बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, इस समय ट्रेंड में भी है और चल भी रहा है, ठीक है? मान लो कि पति-पत्नी है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है। पति जो है काफ़ी वाइफ़ को जो है अपने टॉर्चर करता है, उसके ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ठीक? मार-पीट रहे हैं या नहीं भी, मतलब मेंटली, फिज़िकली दोनों तरफ से हरेसमेंट हो रहा है, ठीक है? अभी मैं पति कर रहा है पत्नी के खिलाफ, इस पे मैं बात कर रहा हूँ। अभी कोई ये नहीं पूछेगा कि अगर पत्नी करती है पति के खिलाफ तो सर क्या होगा? उसको लेके बाद में बताऊँगा, ठीक है? वो जो है बहुत स्पेशल केस है, उस पे मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, अभी बहुत कुछ जो है मैं भी मेहनत कर रहा हूँ कि पति के अगेंस्ट अगर चीज़ें होती हैं, तो महिला आयोग तो इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन पुरुष आयोग कब बनेगा, इसको लेके भी मतलब चीज़ें हैं, ठीक है? तो फिलहाल बच्चों पुरुष को भी महिला बनना समझ रहे पड़ेगा सर, तभी न्याय मिलेगा सर। समझ रहा हूँ, अभी सबकी भावनाएँ जो है, जब भाई पुरुष है तो डर तो होगा ही, डर तो सबको होता है। तो ये चीज़ समझिए कि अगर पुरुष है और चीज़ें कर रहा है तो किस तरीके से क्या होगा? मतलब वो फीमेल क्या कर सकती है, कहाँ पे एक्शन ले सकती है, किस तरीके से कर सकती है, उसको लेके हम लोग बात करेंगे। हम आपके पास एक आपके सामने एक सिनेरियो दे रहे हैं। मान लो कि आँचल है, माइंड मत करिएगा आँचल, ठीक है? मैं आप सामने आपका नाम लिखा मैंने लिए। आँचल है और आँचल के मतलब शादी हो चुकी है और इनके हस्बैंड इनको मार-पीट रहे हैं, ठीक है? इनके घर वाले इनसे काफ़ी परेशान कर रहे हैं, इनके ससुराल वाले इसको, ठीक है? और अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एज़ एन एडवोकेट आपके पास ही आई, डर-डर के आई और इन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, देखो ये क्लाइंट का ही काउंसलिंग एक तरीके से है, ये क्लाइंट काउंसलिंग में ही चल रहा है, ये पार्ट ऑफ क्लाइंट काउंसलिंग है जो आज पढ़ा था सब्जेक्ट में, उसमें टॉपिक में, तो उसी में है कि मैं आपको प्रॉब्लम भी दे रहा हूँ और आपसे पूछ भी रहा हूँ और आपसे सॉल्यूशन भी ले रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसे ही जनरली लोगों को बताएँगे, ठीक है? तो आँचल ने आपसे पूछा कि सर हमारे हस्बैंड मुझे मारते हैं, पीटते हैं या प्रॉब्लम इस तरीके से कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? और मुझे मतलब मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ या फिर मान लो कंडीशन ये है कि ठीक है मतलब मार-पीट रहे हैं, मुझे परिवार नहीं तोड़ना है और मुझे किस तरीके से करना चाहिए? तब उस केस में एज़ एन एडवोकेट आप लोग क्या करेंगे? समराइज़ कर दीजिए एक बार सिनेरियो को। हाँ, जैसे आँचल है, आँचल क्या? उसके बाद देखा जाएगा कि व्यक्ति चाहता क्या है। अगर वो जो है पीनल कोड के हिसाब से अगर उसको न्याय चाहिए, सबसे पहले तो देखा जाएगा सर कि सोसाइटी के हिसाब से उसको न्याय मिल जाए, सामाजिक स्तर पे। निचले स्तर पे अगर न्याय मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं मिलता है तो फिर हम क्रिमिनल में इन्वॉल्व होंगे, फिर हम सर जो है फिर पीनल कोड के हिसाब से चलेंगे। फिर आगे देखा जाएगा कि महिला के ऊपर क्या-क्या हो रहा है, उस हिसाब से सर आगे फिर फाइलें बनेंगी सर। ठीक, नेक्स्ट तो वेरी सबसे गुड, पहले वेरी इसमें गुड। हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सेक्शन 85 बीएनएस का जो क्रुएल्टी वाला होता है और 117 बीएनएस का वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट जो आपने लास्ट टाइम इंटर्नशिप के दौरान आपने बताया था क्लाइंट काउंसलिंग में, पहले हम उनको ना एक कन्फर्ट करेंगे, जो भी अक्यूज जो वाइफ है वो अक्यूज होंगी, उनको हम कन्फर्ट करेंगे और उनसे पूछेंगे और फिर उसके बाद से जो भी इनके अगर सास है या हस्बैंड है उनको हम सामने रखेंगे, उनसे बात करेंगे और एक समझौता की पहले कोशिश करेंगे कि जो भी मैटर है वो एक समझ के या एक कंक्लूजन पे आ जाए कि वो किस तरफ से गलती हो रही क्या है। और इफ उसके बाद भी वो फैमिली समझ नहीं रही होती है तो हम लेडी को ऑप्शन दे सकते हैं कि तुम्हारे लिए वुमेन पावर लाइन हेल्पलाइन है और आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। हम उनको ये भी बताएंगे कि अगर आप इससे नहीं हो पा रहा है, समझौता से नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास ऑल अल्टरनेटिव तरीके हैं। आप एफआईआर कर सकती हैं, आपके लिए वुमेन्स हेल्पलाइन है, वो भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। अगर उसके बाद नहीं होता है तो सर आपने बताया था कि एक्शन लेना एक लास्ट ऑप्शन रहता है औरत की, मतलब जो लेडी की कंसर्न के बाद। कि पहले हम उनसे बात करेंगे, उनके परिवार से बात करेंगे, ठीक है? प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि एक ही तरफ से प्रॉब्लम है या दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, ठीक है? देखो, आजकल जो फैमिली कोर्ट में जब भी आप जाते हो या चीज़ों को देखने की कोशिश करते हो फैमिली कोर्ट में, तो होता क्या है कि दोनों तरफ से कम प्रॉब्लम होता है, एक तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और बुरा मत मानना फीमेल में, मतलब आप लोग बुरा मत मानिएगा इस चीज़ को। आजकल मतलब दोनों गलतियाँ तो खैर दोनों से हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हद तक गलतियाँ दोनों से हो रही हैं। लेकिन जब कोर्ट में आप लोग जाओगे तो चीज़ों को देखोगे, एक अलग ही मतलब एनवायरनमेंट, फैमिली कोर्ट में एक अलग ही एनवायरनमेंट मिल रहा है, चीज़ों को लेके जा रहा है। तो उसके प्रॉब्लम को सुनिए, उसके पॉइंट्स जो है अपने दिमाग में या अपने शॉर्ट में अपनी चीज़ों को कहीं भी नोट डाउन करना चाह रहे हैं कि कहीं पे भी कि हाँ, ये चीज़ें हैं। अगर मारपीट का है, चोट लगा हुआ है और वो हर्ट है, तो भाई और मान लीजिए मारा है और इंजरी हुई है, बॉडी पे इंजरी है, ठीक है? और या फिर इंटीमेसी को लेके भी में जो है इंजरी है, चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है।
कई सारी चीजें हैं भाई, आजकल तो मेंटल रेप भी चल रहा है। तो इस तरीके से अगर इशू है, चीजें हैं, और लड़की का मेंटल स्टेज नहीं है और आपको भी लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत गलत है, अगेंस्ट लॉ है और सोसाइटी है, तो फिर चीजों को तो भाई कंप्लेन कर सकते हैं, पूरी तरीके से कर सकते हैं। या लड़की के फैमिली के गार्जियन जो है, मतलब लड़की के गार्जियन अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा मेरी बेटी के साथ किया गया और चीजें की गई, तो मैं इस पर एक्शन लूंगा। तो आप क्लाइंट देखिए, क्लाइंट आपका है तो आपको क्लाइंट को समझना होगा कि वो चाहता क्या है। आप पहले 2-3 सिनेरियो उसको समझाएं कि देखिए एक बार बात कर लीजिए, एक बार चीजों को देख लीजिए, आपस में समझौता कर लीजिए। अगर नहीं होता है तो दिन हम कोर्ट नहीं करिए, हम आपके साथ खड़े हैं पूरी तरीके से। या तो कहिए तो मैं उसका मीडिएशन के रूप में मैं काम करने की कोशिश कर सकता हूँ, बल्कि आप आपस में करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक। तो पर अब सर जो है मैरिटल रेप तो पनिशेबल है नहीं, अगर उससे रिलेटेड कोई मैटर आता है तो फिर वैसे अब मैं खुल के कैसे बताऊं, मेंटल रेप में मतलब सर चीजों को इसमें समझिए कि बॉडी एक पे केस इंजरी, था सर, मतलब एक बॉडी केस पे था इंजरी इसमें अगर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। सर, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का इससे क्या रिलेशन था, इसमें क्या जजमेंट था, इसमें बहुत सर बड़ा सा डिस्टर्बेंस, बड़ा कंफ्यूजन है सर हाँ मेंटल सर रेप को लेके। कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले 15 इयर्स ऑफ एज उसमें थी, फिर उसके बाद सेक्शन में चेंजेस आए, अमेंडमेंट हुए, फिर उसके बाद में ये केस आया। आप मुझे जजमेंट का नाम लिख के भेजिए, मैं पढ़ के उसको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से बता दूंगा क्या है कंफ्यूजन, क्या चीजें, और उससे रिलेटेड जो भी मैं, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा ब्रदर, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, फिर बात करें। कि मैंने बोला कि लड़की के बॉडी पे इंजरी की बात हुई है, इंडिपेंडेंट। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, बॉडी पे उसकी इंजरी है, तो फिर अब जाहिर सी बात है फैमिली चाहेगी कि भाई हम इनके अगेंस्ट जो है केस करें। ठीक है, तो आप जो है सिंपल सा, आपको अगर इस तरीके से मामला होता है तो पहला आपको काम ये करना होगा एज अ एडवोकेट के रूल में, कि अगर इंजरी है, चीजें हैं, और क्लाइंट आपका चाहता है कि नहीं हमको एफआईआर करना ही करना है, हमें काउंसलिंग और चीजें नहीं चाहिए, हमें नहीं बैठ के बात करनी है, हमें नहीं कोई समझौता चाहिए। ठीक है, होता है, ऐसे भी क्लाइंट आते हैं, ठीक है, जो सीधा कहते हैं कि हमें एफआईआर करना है, हमें नहीं रहना है साथ में। अगर आपको लगता है उनके बात में दम है और चीजें हैं, तो आप एफआईआर को लेके भाई आप अपने क्लाइंट नहीं खराब कर सकते ना, क्योंकि वो आपसे हटके फिर दूसरी जगह चला जाएगा जहां आप डाउन हुए, तो उसको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वकील साहब कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको अपने क्लाइंट का हित भी देखना है और अपना भी साथ साथ हित देखना है, दोनों चीज देखना है, अपनी भी चीजें देखनी है और उनकी भी चीजें देखनी है, क्लाइंट को भी देखना है कि आपके पास आया क्यों है। ठीक, तो आप पुलिस स्टेशन के पास, पुलिस अथॉरिटी के पास जाएंगे वही एप्लीकेशन लेके। एक बात हुई थी हम लोगों के बीच में महिला थाना को लेके, कि महिला थाना हर जिले में होता है। ठीक है, तो पहले आप मान लीजिए जिस जगह पे, हाँ अब इसमें ये समझिएगा कि लड़की रहने वाली है गोरखपुर की, मतलब उसके माँ बाप जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं। ठीक, लड़की की शादी हुई है लखनऊ में। ठीक, और जो ससुराल वाले, मतलब शादी ससुराल वाला घर जो है वो लखनऊ में। ठीक है, मतलब एक घर लखनऊ में, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट लड़की जो है वो रह रही है किसी और जिले में, मान लो कि रख लो आप कानपुर रख लो। ठीक, कि वो कानपुर में रह रही है। लड़की के जो माँ बाप है वो है क्या कहते हैं गोरखपुर में, शादी हुआ लखनऊ में। एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट लड़की जॉब की वजह से या फिर लड़का जॉब की वजह से या फैमिली वहां सेटल्ड है, इसकी वजह से वो वहां पे है कानपुर में रह रहे हैं। ठीक है, इंसिडेंट हुआ। अब लड़की के पास क्या, लड़की कौन सी जगह पे एफआईआर कर सकती है? लड़की के पास तो तीनों जगह का हुआ। जहाँ पे कानपुर और लखनऊ दोनों है। लखनऊ में होगा केवल लखनऊ में ही होगा सर कानपुर और ये सर, लखनऊ दोनों क्योंकि जगह। अच्छा, कॉज ऑफ एक्शन जो है कानपुर में हुआ तो इंसिडेंट एंड रेसिडेंट प्लेस, तो रेसिडेंट तो शादी के बाद तो उसका ससुराल हो जाता है आई थिंक, मुझे तो ये क्या जो कहते हैं, केस फाइल होगा वो लखनऊ में होगा, क्योंकि शादी जो हुई है वो लखनऊ। क्योंकि लखनऊ में शादी हुआ है। ठीक है, हाँ शाश्वत आप बताएं। हाँ, किसी ने, सत्यम गुप्ता ने कहा कानपुर प्लस गोरखपुर। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ शाश्वत आप बताएं। सर जैसे कि अभी बताया, हम लोग, हमारी लड़की के पास 3 ऑप्शन है। बस जिस जिस तरह का हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जैसे एक इंसिडेंट हुआ है कानपुर में और लड़की के पास गोरखपुर लखनऊ में ऑप्शन है। अगर वो लखनऊ गोरखपुर में जाके एफआईआर कराएगी, देन पुलिस वाले बोलेंगे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, तो कानपुर जो करने के लिए ऐसे ही घुमाएंगे। इससे अच्छा पहले जो इंसिडेंट जिस लोकल में हुआ है थाने में, वहाँ एफआईआर कर दो लोकल थाने में, और उसको मेंशन कर दो कि मेरा मायका यहाँ पे, ससुराल यहाँ पे है। देन सर जो पुलिस वाले को करना होगा, लखनऊ वाले को अपना बता देंगे मामला क्या है। लखनऊ में जो मेन थाना होगा लखनऊ वाला उनके लोकेलिटी का, उसमें इन्फॉर्म कर देंगे एंड कानपुर कर देंगे, वहाँ बोले पूछताछ कर लेंगे, अगर करना होगा उनको तो लिख लीजिए। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। हाँ अमित कुछ बोल रहे थे आप? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आर्यन का कुछ था। फहील अहमद, फहील आप बोल के बताएं, आपका मैसेज चला गया और फिर जो हमारे फोन में कुछ सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, मैसेज कभी देखने की कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा है। हाँ फहील बोलिए, क्या कह रहे थे आप? सर क्रिमिनल लॉज हम लोग के सिर्फ प्लेस ऑफ एक्शन जो है वहाँ पे हम लोग के फाइल किए जा सकते हैं, क्योंकि इस केस में क्रिमिनल लॉ 700 दिखाई देता है। वेयरएज उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस या फिर वो जहाँ ससुराल है वो मैटर नहीं करेगा, जहाँ पे भी जिस जिले में जिसके साथ वो अपराध हो उसी जिले में हम लोग उसका जो केस है उसको फाइल कराएं।
अच्छा ठीक, आप भी चाह रहे हैं कि जिस जिले में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है उसी जिले में होगा, मतलब कानपुर में अगर अराइज हो रहा है तो कानपुर में होगा, ठीक है, ये जी कहना है, ठीक है। हाँ ओके, अंशिका आप सर बताएं, हाँ कुछ बताएं। सर तो बट जो ये एक लास्ट में केस हुआ था अतुल भास्कर वाला, जो आई गेस रिमेम्बर, जो बैंगलोर में हुआ था, उसमें उनकी वाइफ ने जहाँ शादी हुई थी उन आई गेस उदयपुर या जो भी एरिया था, मुझे जगह वहां से भी उन्होंने फाइल किया था, और जहाँ पे वो लखनऊ में करेंटली या दिल्ली में काम कर रही थी उनने वहां पे भी फाइल केस किया था। तो सर इसका मतलब ये जहाँ पे अकर होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, आप जहाँ पे शादी होती है वहां से भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ आप करेंटली हो वहां से भी आप रजिस्टर कर सकते हो। कोई ये स्पेसिफिक ये नहीं कहा जाता है कि आप इसी जगह से कर सकते हो, आप रीजन बता सकते हो कि हाँ हम इस रीजन पे हैं, हमारे साथ यहाँ पे हुआ है, तो ऐसा ऐसा बस समझ ठीक, जाइए। वेरी गुड, आप करीब करीब पहुंच गई। हाँ, किसी और का 2 लोगों का हैंड रेज हुआ था। सर हाँ, जो प्रज्ञा बोलिए। अतुल सुभाष हुँ, वाला केस था, उसमें जो हुँ, अतुल था वो जो वो सॉरी बैंगलोर में रह रहा था, बट जो उसकी शादी हुई थी वो जौनपुर में हुई थी, तो केस की प्रोसीडिंग जो हुई है वो जौनपुर में हुई है, जिसमें उसने बताया था कि जौनपुर में हुआ था, तो ये बताइए जौनपुर में क्या लड़की की शादी जौनपुर में, मतलब अतुल का जो घर था वो जौनपुर का रहने वाला था, आप ये कहना चाह रही हैं कि यस लड़की सर का घर जौनपुर में था? सर शादी जहाँ पे हुई है केस वहीं अच्छा, वो जौनपुर। प्रोसीड किया जाएगा। ओके, ओके। अभी किसी ने बोला था गोरखपुर का नाम, गोरखपुर एंड कानपुर, ये किसी ने बोला था, किसी ने टाइप किया था, गोरखपुर प्लस कानपुर दोनों लिखा था। किसने बोला था वो प्लीज़ बताएँ? या फिर किसी ने गोरखपुर बोला था? कुछ ऐसा मुझे लिंक में मैसेज आया था सत्यम गोरखपुर गुप्ता, लिखे। द पर्सन बिलोंग्स टू सत्यम गुप्ता। हाँ, हाँ, सत्यम बताएँ गोरखपुर मतलब क्यों भाई? मैं जानना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा आया क्यों? और हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, ये भी चीज़ है, डरिए मत, मतलब बिल्कुल सही हो, 99% मैं बता रहा हूँ। सर आपने पिछली इंटर्नशिप में ये बताया था कि मतलब जो प्लेस ऑफ रेसिडेंट है और प्लेस ऑफ एक्शन जो होते हैं, जहाँ पे वो लड़की के साथ मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है, वो दोनों जगह से केस फाइल कर सकते हैं। जहाँ लड़की का पुराना मतलब मायका हो, वहाँ से भी कर सकती है, और जहाँ कॉज ऑफ एक्शन जो है, जहाँ अराइज़ हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी कर सकती है, ठीक है? यही चीज़ मैंने बताया था ना शायद? जी सर। देखो गोरखपुर भी हो सकता है, लड़की का मायका जो है, इस मामले में, इस केस में फीमेल को लेके राइट दिया गया है कि आप जहाँ से चाहेंगी वहाँ से कर सकती हैं, ठीक है? अगर आप चाहती हैं कानपुर से करना तो आप कानपुर से कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि एट द टाइम आप क्या कहते हैं गोरखपुर अपने माँ-बाप के पास में हैं, वहाँ पे हैं, या फिर हम गोरखपुर से करना चाहते हैं तो आप गोरखपुर से कर सकती हैं, ठीक है? या फिर आप चाहें तो लखनऊ से कर सकती हैं, ठीक है? तीनों जगह में से कहीं से भी कर सकती हैं, बट ज़्यादा कंसिडर्ड लोग ये करते हैं कि माँ-बाप के घर, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, गोरखपुर लोग फर्स्ट प्रेफ़रेंस पे डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक होता है ना कि फीमेल को लेके कि चीज़ें ठीक है, बेटी कहाँ है तो हमारे पास है या हमारे आस-पास रह रही है चीज़ें। सास-ससुर से थोड़ा भी लड़ाई हुआ, टुन्नु-फुन्नु हुआ, हम जा रहे हैं दहेज उत्पीड़न का केस लिखाने के लिए। झूठा मुकदमा, फर्जी मुकदमा, उसमें लपेटा किसको? सास-ससुर, ननद, भौजाई, देवर, पुस्त-पुस्तक लपेट दिया पूरा कि हाँ, ये थे, इतने लोग थे, हमसे दहेज के उत्पीड़न और मार-पीट, गाली करते हैं, ऐसा-वैसा करते हैं, जो कि फर्जी होता है। 99% मैं बता रहा हूँ कि दहेज उत्पीड़न के केस 99% आज के समय में फर्जी हैं, अगर आप फैमिली कोर्ट में जाके देखें तो। फर्जी हो रहे हैं 99, 100 में अगर रोज 100 मुकदमे लगे हैं तो उसमें से 1 या 2 ही मुकदमे केवल जो है प्योरली सही होते हैं, जिसका सच में समझ में आता है कि हाँ इस तरीके से चीजें हैं, बल्कि उसके पीछे लगे होने के मतलब उसके पीछे जो है दूसरा कारण होता है, ठीक है? हाँ आर्यन, मैं भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें क्या हुआ कि तुरंत अरेस्ट का था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि ये एज ए वेपन के रूप में यूज हो रहा है और इससे जो है काफी ज्यादा शोषण हो रहा है लड़के का, मतलब फैमिली का, और चीजों को, कई सारी चीजों को। तो इसमें ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया कि इसमें अरेस्ट तुरंत नहीं होगा, इसमें अरेस्ट तुरंत नहीं होगा। जैसे मार्केट में 323, 504 लगा होता है तो उसमें तुरंत अरेस्ट नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसे इसमें भी तुरंत अरेस्ट नहीं होगा, ये चीज़ पे इसमें रोक लगा दिया गया, ठीक है? तो ये चीज़ें था। तो आप जो है इस पे अभी तक हम लोग यहाँ पे ये बात कर चुके हैं कि वो चाहे तो गोरखपुर से कर सकती है, अपने मायका से कर सकती है, चाहे तो एट द टाइम जहाँ पे इंसिडेंट जो हुआ था उसके साथ वहाँ से एफआईआर कर सकती है, या फिर वो कानपुर लखनऊ से भी, लखनऊ उसका लास्टली होगा, लखनऊ में कॉज ऑफ एक्शन प्रोवाइड नहीं हो रहा है, वो लखनऊ दिखा सकती है कि हाँ लखनऊ में, लेकिन मोस्ट जो उसका सबसे मजबूत जो हिस्सा होगा, जो पार्ट होगा, वो अपने घर से अगर करती है, मतलब अपने घर इन द सेंस कि अपने माँ बाप के घर से लड़की करती है, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है चीज़ें, ठीक है? वो स्ट्रांग थोड़ा सा बनेगा और वो चीज़ें होंगी, ठीक है? हाँ, किसी का क्वेश्चन अभी, किसका, अमित का कि आर्यन, किसी का क्वेश्चन था, हैंड रेज आया था मेरे पास। सर सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि मान लीजिए कि जो सर एफआईआर लॉन्च की गई है, तो उसका जो ट्रायल चलेगा वो किस डिस्ट्रिक्ट में चलेगा? जहाँ वो देखिए, रहती है, जहाँ उसका रेसिडेंस है, कि जहाँ उसने नहीं, एफआईआर फाइल की है?
जहाँ एफआईआर उन्होंने फाइल किया वहां पे होगा। देखिए हाँ, एक चीज और है उसमें कि लड़की मान लीजिए एफआईआर उन्होंने गोरखपुर अगर फाइल किया तो गोरखपुर के कोर्ट में चलेगा। अगर मान लीजिए वो कानपुर में फाइल किया उन्होंने, ठीक है, अगर उन्होंने कानपुर में फाइल किया और वो चाह रही है कि हम इस एफआईआर को हम गोरखपुर मूव कर लें, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के घर पे हूँ, गोरखपुर में हूँ, जा रही हूँ, तो मतलब अपने मायके में मतलब जाना चाह रही हूँ, तो वो एप्लीकेशन डाल सकती हैं और वो गोरखपुर मूव कर सकती हैं एप्लीकेशन को, ठीक है, ये चीज कर सकती हैं। इसमें ये उनको इस मामले में डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में मतलब इसमें उनको एक राइट दिया गया है, ठीक है, ये चीज है। हाँ अनन्या बताएं। क्या इस पे दो एफआईआर पड़ सकती है? मान लीजिए कि सर पहले 5 दिन पहले वो कानपुर में थी, वहां पे मारपीट हुई या कुछ हुआ, तो उसने कानपुर में डाल दिया, वो वापस चली गई जो है गोरखपुर अपने घर, पति वापस आता है उसके बाद वहां उसके साथ मारपीट करता है, तो क्या उसी मामले में डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में वहां से दोबारा से एफआईआर लॉन्च की जाएगी? नहीं, जैसे जो कानपुर में जो घटना हुआ उसी इंसिडेंट पे उसने कानपुर में एफआईआर किया, देन वो घर चली गई और घर पे जाके फिर उसी मामले पे एफआईआर की बात कर रहे हैं आप? नहीं सर, पति उसका हाँ। वहां से आता है, आक्रोश या गुस्से में आता है, उसके घर पे आता है, वही सेम इंसिडेंट उसके साथ दोबारा आकर होता है, लेकिन वो गोरखपुर में होता है। हाँ, तो ठीक है, दोबारा गोरखपुर में पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों जगहों का घटने का देखो। हाँ, एक मिनट सर, बस एक चीज मैं बता दूं, ये चीज ध्यान रखना, इंसिडेंट का प्लेस चेंज है, टाइम चेंज है, ठीक है, दोनों चीजें चेंज है। इंसिडेंट वही हो रहा है, घटना वही हो रहा है, लेकिन प्लेस एंड टाइम दोनों चीजें चेंज है, तो देन जो है। तो सर क्या इसमें जो है सर एक व्यक्ति को सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट तो दी नहीं जा सकती? नहीं दी जा, वो बाद में मर्ज हो जाएगा। वो जब एज एक्यूज जो है वो, हाँ फाइल अभी आंसर ले रहे हैं, एज एक्यूज जो है वो आपको मतलब आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट से कि दोनों में सेम वही चीजें चल रही हैं, तो लेकिन नहीं, दोनों इंसिडेंट अलग अलग है, तो दोनों जगह ट्रायल में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या कोर्ट से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि दोनों को एक ही जगह कर दिया जाए और एक ही उस पर चले, ठीक है, ये चीजें करने की बात हो सकती है, लेकिन कोर्ट इस पर नहीं होगा, हाँ इस पे नहीं होगा। जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी मान लीजिए 4 साल, यहाँ 4 साल दोनों केस के, तो 8 साल तो एक ही, वो दोनों नहीं, तो दोनों मिला के एक ही होगा ना, दोनों मिला के एक ही होगा, दोनों पनिशमेंट तो दोनों मिला के, चाहे 1 मर्डर करो चाहे 5 मर्डर करो। ये सपोज फिर उसके बाद पुलिस, उसमें आप बता रहे सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट आया है उससे पहले डायरेक्ट ये प्रोविजन लगाया उसने, उसके बाद हस्बैंड का अरेस्ट हो जाता था, तो क्या इसमें पुलिस को एविडेंस की नीड नहीं होती है? जब फॉल्स एलिगेशन लगाएगी कोई वुमेन तो उसके लिए उसके एविडेंस की भी तो जरूरत होगी ना, तो एविडेंस कहाँ से लाएगा? जैसे सपोज मारपीट किया तो उसके चोट के निशान होंगे, और कुछ वीडियो वगैरह अगर डिजिटल फॉर्म है तो वो भी तो प्रोवाइड करना होगा ना वो। देखो हाँ, देखिए अरेस्ट का उसमें पहले रूल था, पहले अरेस्ट होने का तुरंत रूल था, ठीक है, उसमें दहेज वाले में तुरंत अरेस्ट का रूल था, ठीक है, लेकिन बाद में ये रूल पे इस पे चेंज किया गया। अच्छा, अब बात आप हो रही है कि एविडेंस को लेके बात हो रहा है, एविडेंस आप कोर्ट में आपका बर्डन होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ आपको देना है कि हमारे साथ मारपीट हुआ है तो इसका मेडिकल रिपोर्ट ये है, ठीक है, मतलब लड़की को दिखाना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर पड़ेगा कि मेरे साथ मारपीट हुआ था, मैंने ये प्रूफ है, इन्होंने मेरे साथ मारपीट किया है, ये चीज उसको दिखाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए जैसे 323, 504, 506 और उसके बाद दहेज का 3/4 जो है डिग्री का एक का पड़ गया, अगर मुकदमा अनुमान चलता है तो इसमें होता कुछ नहीं है, आप जो सिंपल जो है बाद में मुकदमा चल के खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर एविडेंस नहीं मिलता है लड़की की तरफ से तो चीजें मुकदमा वहीं पे खारिज हो जाता है, आगे चल के खत्म हो जाता है मुकदमा, और लिख के ये जजमेंट में आ जाता है कि लैक ऑफ एविडेंस जो है मुकदमा जो है खत्म कर दिया गया, ठीक है। सर SC/ST एक्ट और जो आप बता रहे हैं एग्जैक्टली मैं इसी चीज को मैं ऑन माइक नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या, मैं बोल ही दे रहा हूँ मैं, मतलब इस चीज को कि कोई बुरा मत मानिएगा, मतलब जो सोसाइटी की जो हकीकत है उस चीज को मैं बता रहा हूँ कि हुआ क्या कि जैसे वेपन के रूप में 498A का जो है यूज हुआ है, ऐसे ही कुछ मामलों में वेपन के रूप में SC/ST एक्ट का यूज होने लगा था, ठीक है, यूज हो रहा था कि नहीं भी मारा पीटा गया, चीजें नहीं है, फिर भी जो है आप उसको ले जाके और झूठा एप्लीकेशन दे दिया और चीजें हो गई, और वहां पे आपको सुनने का वो नहीं हो पाता था कि आपकी सुनवाई नहीं हो पाती थी, ठीक है, आप मतलब अपोजिट पार्टी की सुनवाई हो रही, लेकिन आपके ऊपर एलिगेशन लगे, आपकी सुनवाई बाद में होगी, यू कैन प्रूव इन कोर्ट, ठीक है, आप कोर्ट में प्रूव करिए, लेकिन एट द टाइम आप जो है जेल तुरंत जाएंगे, जैसे अभी पॉस्को का हो गया या रेप का हो गया, फॉल्स रेप केस का भी हो गया, इस सब चीजों पे। तो यही बात मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए कोर्ट ने उसको भी रोक दिया और उसको ये कह दिया कि मतलब आपका अगर ऐसा कोई SC/ST एक्ट का मामला होता है तो वो एप्लीकेशन CO के लेवल पे जांच होगा, सर्किल ऑफिसर, ठीक है, सर्किल ऑफिसर उस चीज का जांच करेगा, उस पर रिपोर्ट बनाएगा, और तब उसके बाद उसकी जो चार्जशीट सबमिट होगी तब जाके वो काम होगा। पहले IO के हाथ में था, मतलब थाने के लेवल पे था, ठीक, अब वो थाने के लेवल पे नहीं, थाने पे एप्लीकेशन जाएगा, वो एप्लीकेशन ट्रांसफर होकर CO के पास चला जाएगा, सर्किल ऑफिसर के पास चला जाएगा, और सर्किल ऑफिसर के पास से वो रिपोर्ट लग के जाएगी, सर्किल ऑफिसर उस चीज को पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा और तब तक उसमें अरेस्ट नहीं है, ठीक है, तब तक अरेस्ट नहीं, उसमें तुरंत अरेस्ट नहीं है,
पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगा चीज़ों अगर उसको लगती तब वो एफआईआर मतलब तुरंत एप्लीकेशन ही नहीं लिखा जाए, तुरंत एफआईआर ही नहीं दर्ज होगा। पहले वो एप्लीकेशन जो है पहले एप्लीकेशन जो एफआईआर होने से पहले वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि क्या एक्चुअल में इस तरीके से घटना घटित हुई है, मारपीट हुआ है या गाली हुई है या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अभी इस पे भी लेके जजमेंट आया था वहाँ का राजस्थान कोर्ट को लेके कि SC/ST में ST कम्युनिटी को कुछ लैंग्वेज को लेके था, मैं भेज दूंगा आगे चल के कि ये वर्ड यूज करने पे इसको नहीं माना जाएगा, इस तरीके से चीज़ें इस पे जजमेंट आया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब समझ गए ना कि और देखो एक चीज़ और समझना, आने वाले समय में फॉल्स रेप जो है, फॉल्स रेप का केस आजकल लग रहा है ना कि सीधा उठा के जेल में डाल दिया, ये हमारे साथ इंटीमेसी का इनके साथ ये चीज़ें हैं और इस तरीके से हैं, तो उसमें तुरंत जो है कि उसको जो है जेल डाल दिया गया था बिना किसी सुने और तुरंत जेल में भेज देते हैं। तो इस पे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काफ़ी लिबरल हो रही है, गाइडलाइन तो नहीं सीधा सीधा दे सकते हैं क्योंकि क्राइम अगेंस्ट सीधा सीधा वुमेन है और उसमें जो है पूरा चीज़ों को वो भी नहीं किया सकता, लेकिन आगे चल के इस पे कुछ ना कुछ और गाइडलाइन, जैसे जितने भी रोमांटिक रिलेशनशिप के मैटर हैं, आप लड़का अगर लड़की ने रेप का एलिगेशन लगाया और लड़के के पास प्रूफ है कि हमारा इनका बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप था, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, व्हाट्सअप का चैट है जहाँ पे थोड़ा रोमांटिक चैट मिला हुआ है, हम दोनों के बीच में रोमांटिक चैटें हैं, बात करने की चीज़ें हैं, तो उस मामले में आप उस चीज़ को एज एविडेंस जो है कोर्ट में अपने मतलब बचाव के लिए आप लगा सकते हो और वहाँ पे कोर्ट में लगाओगे और अच्छी अगर बहस अगर एज एन एडवोकेट कोई भी करता है तो वहाँ पे आपको बेल मिल जाता है, चीज़ें हो जाती है। लगाया है उनके ऊपर मैं 340 के एम्बिट में उनके ऊपर उल्टा एफआईआर करने के मूड में हूँ, तैयारी कर रहा हूँ उनके खिलाफ, क्योंकि उनका यही चीज़ें हैं कि पैसा लेना, आपको ऊपर एफआईआर पर्ची पहले एविडेंस क्रिएट करना, एफआईआर करना, देन जो है पैसा जो है लेना, ये जो हनी ट्रैप एक होता है, इसको कोर्ट की लैंग्वेज में मतलब कोर्ट क्या मतलब सोसाइटी में हनी ट्रैप आजकल इसको कहा जा रहा है, ठीक है। तो हनी ट्रैप में बेचारे फंस गया था, तो अब वो कई उसके ऐसे मामले हैं तो उसमें जो है वो लपेटे में आने वाली है, बहुत जल्दी लपेटे में, ठीक है। चलिए हाँ, नेक्स्ट किसका था इस केस जैसा एक साउथ मूवी था, पता नहीं, हाँ और कोई का क्वेश्चन, ठीक है। चीजें इसको इतना क्लियर हो गई डीवी के मैटर पे, डीवी के मैटर पे ये आप लोग को क्लियर हो गया ना कि ज्यूरिडिक्शन को लेके तो चीजें आप लोग समझ चुके हैं, ठीक। आज हम लोग क्या क्या चीजों पे सीखे हैं, एफआईआर की बेसिक चीजों के बारे में हम लोग चीजें थोड़ा सा चीजों को सिनॉप्सिस समझें, उसके साथ साथ अगर कोई इंसिडेंट होता है तो आपको किस तरीके से उसको इन्फॉर्म करना है, कहाँ के अथॉरिटी को बात करना है, इन्वेस्टिगेशन को लेके, फर्दर इन्वेस्टिगेशन और फेयर इन्वेस्टिगेशन को लेके, जो उसको लेके कॉल आ रहा है, एक मिनट बच्चों, फर्दर और उस पर बातचीत हुई है कि हाँ कैसे होना चाहिए, हम कौन से अथॉरिटी को कॉल करेंगे, मतलब वो करेंगे बताएंगे, ठीक। इस पे हम लोगों ने समझा, इस चीज़ के मामले में समझा। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक बहुत अच्छा CDR को लेके हम लोगों ने बात किया कि केस कॉल डाटा रिकॉर्ड को लेके क्या चीज़ें होती हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने क्या चीज़ और समझा। हाँ, इसके अलावा हम लोगों ने अभी डीवी के मैटर पे क्लाइंट काउंसलिंग किया जाए, बहुत नॉर्मल छोटी सी चीज़ है, क्लाइंट काउंसलिंग को लेके समझे कि हम किस तरीके से, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आता है, कोई इस तरीके से क्लाइंट आता है तो इसको लेके हम लोगों ने बात हुआ, ठीक है। अभी 2-3 लेक्चर 2-3 सीनियर अच्छे लेंगे, क्योंकि अब मैं मतलब मुझसे ही नहीं, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बताएंगे, और एक साइबर का हो सकता है, अगर आप लोगों की एक साइबर की क्लास एक मैम लेंगी, अगर वहाँ से अगर सब कुछ आपको अच्छे से मिल जाता है तो देन ठीक है, अगर वहाँ से उस क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर साइबर फ्रॉड पे पूरा A to Z एक सिनॉप्सिस लूंगा, एक क्लास, और वो उसकी रेवलेंसी आज के टाइम पे वो ऐसा चीज़ होगा कि वो आप अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने पेरेंट्स में और अपने रिलेटिव में चीज़ों को, वो जो इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा उस चीज़ को आपको बताना होगा, उससे उस चीज़ को आपको समझाना होगा, क्योंकि आज साइबर फ्रॉड का जो इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे किस तरीके से पड़ रहा है और उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है, ये इसका बहुत बड़ा मतलब वो है, और उस नुकसान को भी बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे सामने भी नुकसान हुआ, और मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ या किसी की भी फैमिली पे मतलब हो। पुराने जो भी बच्चे थे मैंने उनको भी बताया था इंटर्न वाले में कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिलहाल आज पूरा क्लास काफ़ी लेट तक चला, 9:22 तक, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना किसी का? हाँ, टास्क को लेके, टास्क जो है आप लोग कंप्लीट करके भेजिए सभी लोग, और एक टास्क जो है कल टास्क को लेके या टास्क को लेके, हाँ टास्क को लेके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि टास्क में जो बच्चे टास्क कंप्लीट करके देंगे, 4 या 5 जो भी आपको टास्क मिलेगा, वर्क मिलेगा, जैसे एफआईआर को लेके अभी आपको वर्क मिला है, जो बच्चे कंप्लीट करके देंगे मैं उन्हीं को सर्टिफिकेट दूंगा, ये मतलब क्लियर है मेरे पास। भाई आप क्लास में हो, ठीक है, मुझे मैं अटेंडेंस नहीं ले पा रहा हूँ सबका, और हो सकता है टीम नोट डाउन कर रही हो कि हाँ कौन कौन क्लास में अवेलेबल है, डेली आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ये भी तो दिखना चाहिए कि आप उस पर वर्क भी कर रहे हैं। आपको नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे पूछिए, बेहिचक पूछिए, चीज़ें हैं, आप टीम से पूछिए, आप मैडम से जो है सुप्रभ जी हैं उनसे आप बात करिए, उनसे पूछिए, किसी से भी बात करिए, लेकिन जो है टास्क कंप्लीट करिए, उससे आपको अच्छा तैयार होगा आपकी चीज़ें, और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी तो मेहनत करना पड़ता है, फिर 1 घंटा 1.5 घंटा केवल मैं बोलता रहता हूँ
तो कुछ हमें भी मिलना चाहिए कि हाँ बच्चे ये चीज़ें कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर तो बंद किया जाए लेक्चर, खत्म किया जाए चीज़ें। चलिए ठीक है, फिर गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट।